अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने जो पेपर हल करने जा रहा हूँ, इंग्लिश कंपलसरी बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस के अंदर पढ़ाई जाती है। ये पेपर मेरा है बीकॉम पार्ट 1 की इंग्लिश का पेपर है 2010, जो अब एडीसी कहलाता है, एडीसी पार्ट 1 कहलाता है। ये माजी का पेपर है, पास्ट ईयर का इंग्लिश 2010। रेगुलर स्टूडेंट ने दिया था ये। इसका क्वेश्चन नंबर 1 था अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। आज मैं आपके सामने ये रीड करूंगा, इनका मतलब बताऊंगा, फिर इनके दिए हुए सवाल जो नीचे दिए वो हल करूंगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है मांगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसके सवालत हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में राइट समरी ऑफ द अबव पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 की इसकी समरी मांगी है। ठीक है। पहले मैं आपको पैसेज पढ़ा देता हूँ और फिर इसके सवाल हल करता हूँ आपके सामने। आपको बहुत काम आएगा, ये पेपर भी बहुत अच्छा है। बहुत ये अनसीन पैसेज की आप स्टडी करिएगा, इम्तहान के हवाले से बहुत अच्छा है। असल में ये जितने भी हम अनसीन पैसेज की आपको स्टडी करा रहे हैं, ये सब जितने सबके लिए है, भले वो बीए बीकॉम बीएससी सबके लिए, उनको एक आइडिया हो जाएगा पेपर कैसे हल किया जाता है। पैसेज तो कोई भी आए, लेकिन एक आइडिया तरीके से हल हो जाता है पैसे कैसे। तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हल कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल हमारा ग्रो करे, तो हम आपके लिए काम करते रहें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम पढ़ते हैं। आज 8 अगस्त है 2023। तो मैं आपके सामने ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। आपके अन करीब एडीए एडीसी एडीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं कराची यूनिवर्सिटी से। आप जल्द से ज़्यादा देखें, स्टडी करें। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसका मतलब हम ये उर्दू इसकी कर सकते हैं अनदेखी इबारत। अनदेखी, अनसीन माने अनदेखी, पैसेज माने इबारत होती है, कॉम्प्रीहेंशन फहम समझ। मैं एक लफ्ज़ का आपको मतलब बताता रहूँगा ताकि आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़े, आप घर बैठ के खुद ही स्टडी कर सकें। रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड माने पढ़ो, द फॉलोइंग माने दर्ज झेल, जो नीचे दिया जा रहा है, पैसेज इबारत, एंड आंसर द क्वेश्चंस, और जो सवाल दिए गए हैं गिवन बिलो, जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनके आंसर दें। दर्ज झेल इबारत को पढ़ें और झेल में दिए गए सवालत का जवाब दें, ये इसका मतलब है। दर्ज झेल इबारत को पढ़ें और झेल में, बिलो माने झेल में दिए गए सवालत का जवाब दें। अच्छा, ये जो पैसेज दिया है 3 पैराग्राफ में दिया, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ नंबर 2 और फिर पैराग्राफ नंबर 3। इसी तरीके से जब हम इनके आंसर भी पूछे गए होंगे, जब हम इसकी समरी लिखेंगे तो वो भी हम तीनों पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना, तीनों पैराग्राफ को कवर करेंगे समरी के अंदर। अब मैं पढ़ता हूँ आपको, मैं सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करता रहूँगा। पढ़ता हूँ पहले। ऑफ कोर्स माने आपको पता होगा यकीनन, बेशक। ठीक है, इंडीड। ऑफ कोर्स द एयर माने हवा होती है, अराउंड इर्द गिर्द होता है, अराउंड अस माने हमारे इर्द गिर्द। हैज़ नेवर बीन एंटायरली, मुकम्मल तौर पर बोलता है। एंटायरली प्योर माने पाक साफ। अब दोबारा पढ़ता हूँ मैं, इसको मैंने मतलब वर्ड टू वर्ड मतलब बताया। ऑफ कोर्स द एयर अराउंड अस हैज़ नेवर बीन एंटायरली प्योर, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस का मैं तरतीब से तर्जुमा करता हूँ, वर्ड टू वर्ड मतलब बता दिया मैंने। इसका मतलब तर्जुमा से बनता है यकीनन हमारे इर्द गिर्द की हवा कभी भी मुकम्मल तौर पर पाक नहीं रही। ठीक है, आगे चलते हैं। इनफैक्ट माने हकीकतन, दर हकीकत ही हकीकत। इनफैक्ट इट हैज़ ऑलवेज कंटेन माने शामिल होता है, हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा। इट हैज़ ऑलवेज कंटेन, सेकेंड फॉर्म है, कंटेन की वर्ब है, कंटेन नेचुरल पोल्यूशन जो है आलूदगी होती है आपकी, जो ना नेचुरल पोल्यूशन, और इम्प्योरिटीज़, प्योर होता है ना, इम्प्योरिटी नापाकी जो होती है, नजासत जो होती है, इम्प्योरिटीज़, फुल स्टॉप। ये मैंने वर्ड बता दिया है। अब इसकी मैं बकाया आपका तर्जुमा करता हूँ। इनफैक्ट माने दर हकीकत इसमें हमेशा कुदरती आलूदगी या नजासत मौजूद रही है। ठीक है ना,
इनफैक्ट मैंने दर्ज किया था, इट हैज़ ऑलवेज हमेशा कंटेन रही है, शामिल रही है, नेचुरल कुदरती, पॉल्यूशन माने आलूदगी, ठीक है ना, और इम्प्योरिटी नजासत या नापाकी रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इट कंटेन्स, इसमें शामिल होता है डस्ट, गर्द नहीं होता, कैरिड जो लाता कौन है, बाय दी विंड्स, हवा, एंड स्मोक, धुआं जो होता है, फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जब फॉरेस्ट को जलाया जाता है, जिसका सबब क्या होता है, कॉज बाय लाइटनिंग, ठीक है, लाइटिंग रोशनी को बोलते हैं। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, वर्ड टू वर्ड मैंने मतलब बता दिया। मिसाल के तौर पर इसमें हवा के ज़रिए उठाई जाने वाली धूल, जिसको डस्ट कहा था, धूल और आसमानी बिजली की वजह से जंगल का धुआं होता है। लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर, जंगल का धुआं होता है। सब बता दिया मैंने, फुल स्टॉप। ऑल्सो कॉमा, चौथा सेंटेंस चल रहा है, इट हैज़ ऑलवेज कंटेन, इसमें यह भी शामिल होता है फाइन सॉल्ट, साल्ट नमक बोलते हैं, फाइन माने कि साफ किया हुआ, पार्टिकल जर्रात होते हैं, फ्रॉम दी सी, समंदर से, एंड गैसेस होती हैं फ्रॉम डिकेइंग प्लांट लाइफ, जो पौधों से सड़ जाते हैं, ख़राब होते हैं, उससे जुड़ती हैं, डिकेइंग, ख़राब पौधों से। चलें सेंटेंस नंबर 4 का हम तर्जुमा आपके सामने करते हैं। इसके अलावा इसमें हमेशा समंदर से नमक के बारीक जर्रात और पौधों की जवाल पजीर गैसों पर मुश्तमिल होता है। ये डिकेइंग माने जवाल पजीर गैसें, गैसेस फ्रॉम डिकेइंग प्लांट लाइफ, पौधों की जवाल पजीर, डिकेइंग जवाल पजीर होता है, प्लांट लाइफ जिंदगी होती है। फिर नेक्स्ट 5वां सेंटेंस, सिमिलरली, इसी तरीके से, इट हैज़ गैसेस, इसमें गैसेस होती हैं, एंड डस्ट, और डस्ट होती है, गर्द होता है, फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक आतिश परेशानी होती है, फटते हैं वगैरह, इरप्शन होती है उनकी। अब हम पढ़ लेते हैं 5वां सेंटेंस का तर्जुमा कर देते हैं आपको। इसी तरह इसमें आतिश फिशा, वॉल्केनिक इरप्शन माने आतिश फिशा, इरप्शन माने फटना, वॉल्केनिक माने आतिश फिशा, इरप्शन फटना। इस तरह इसमें आतिश फिशा फटने से गैसें और धूल होती है। सिमिलरली माने इस तरह, इट हैज़ गैसेस, में गैसें होती हैं, एंड डस्ट, धूल होती है, फ्रॉम वॉल्केनिक, आतिश फिशा, इरप्शन फटने से, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 1 मैंने आपको बिल्कुल तरीके से पढ़कर सुना दिया है स्टूडेंट्स, कोई वर्ड इसमें मुश्किल नहीं होगा, आप इसको खुद ही पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक आपको ये पैरा समझ में नहीं आएगा तो आप इसका कोई सवाल का जवाब दे नहीं सकते। इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इम्तान के लिए बहुत आसान होता है, आराम से 15 नंबर आपको पता है, 15 नंबर मिल जाएंगे। पैरा नंबर 2 पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस नंबर 1 पढ़ते हैं पैराग्राफ का। नेवरथलेस, नेवरथलेस के माने इसके बावजूद, नेवरथलेस माने इसके बावजूद, साइंटिस्ट, साइंसदान जो होते हैं, बिलीफ, यकीन रखते हैं, नेचर्स ओन सिस्टम, कुदरत का अपना निज़ाम, सर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, जो कई सालों से चलता आ रहा है, टू कीप द एयर फेयरली क्लीन, जो हवा को साफ करता रहता है, ठीक है। यह मैं इसे तर्जुमा करता हूँ बाकायदा तरीके से। इसके बावजूद साइंसदान फितरत के अपने निज़ाम पर यकीन रखते हैं, जो हवा को साफ सुथरा रखने के लिए लाखों सालों से काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कहाँ था, फेयरली क्लीन। अब पढ़ते हैं, देखें नज़र आ रहा है आपको, सेट कर लेता हूँ फिर, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं फर्स्ट से, सेंटेंस नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, विंड्स, हवा मिक्स होती है यानी मिल जाती है, एंड स्प्रेड, फैला देती है, द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नापाकी होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हवाएं मिलकर यानी मिक्स होकर, ये मिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंड्स मिक्स मिलकर, हवाएं, सबसे पहले हवाएं मिलकर नजासत फैलाती हैं, इम्प्योरिटीज़ का कहा था, स्प्रेड माने फैलाना, इम्प्योरिटीज़ माने नजासत, नापाकी, नजासत फैलाती हैं, फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। देन फिर रेन्स, बारिश, एंड स्नोज, बर्फ़, वॉश, धो देती हैं, द इम्प्योरिटी, नापाकी को, टू द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर जो होती है, फुल स्टॉप। अब इसका हम बकाया तर्जुमा करते हैं। फिर बारिश और बर्फ़बारी ने ज़मीन की नजासत को धो डाला,
ठीक है, ये 2 डालती है। तर्जुमे में आप जिस तरह करें इसको, नज़र आ रहा है आपको। फिर हमने कहा था बड़ा यहाँ तक ग्राउंड फुल सा। फर्दर मोर कॉमा प्लांट्स एब्जॉर्व, फर्दर मोर माने मजीद बरहा, प्लांट्स माने पौधे, एब्जॉर्व माने जज्ब करना, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एयर, हवा से, एंड देन और फिर कंट्रीब्यूटेड करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन, और फिर अपने जो है फ्रेश ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो। यहाँ तक हम तर्जुमा कर देते हैं सेंटेंस नंबर 3 का। फिर मजीद बरहा पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और फिर फ्रेश ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में 2 का लास्ट सेंटेंस, दस यूं द सिस्टम रैन इटसेल्फ, रैन माने बारिश होती है, इटसेल्फ माने खुद से होता है सिस्टम, तो यूं निज़ाम खुद चला, रैन माने चलना, रन माने चलाना, रन की माने सेकंड फॉर्म में रैन, चलने की बात हो रही है। द सिस्टम रैन इटसेल्फ, इस तरह निज़ाम खुद चलता है। ठीक है, निज़ाम या खुद चला या खुद चलता है, इस तरह का माना। लास्ट पैरा इसका पढ़ते हैं हम, पैराग्राफ नंबर 3। इन कंट्रास्ट टू दिस, इन कंट्रास्ट माने जो है इसके बरक्स भी कहते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस, इसके बरक्स, इन कंट्रास्ट माने बरक्स, उलट, इनके बरक्स। द सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट, हालत जो है बहुत मुख्तलिफ होते हैं, आज हालत बहुत मुख्तलिफ, इसके बरक्स आज हालत बहुत मुख्तलिफ हैं। इन मैनी पार्ट्स, बहुत से हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुल्कों में, पार्ट्स जो है मुल्क कहते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ तक हम इसको ट्रांसलेट करें, इसके बरक्स आज दुनिया के कई हिस्सों में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, इंडिड दर हकीकत, यकीनन, दर हकीकत, इंडिड के माने समझ। विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज and the great increase in world population, our ability to pollute the air began to overtake nature's ability to purify it। मतलब ये है कि सेंटेंस बड़ा है। दर हकीकत सनती दौर के आने और दुनिया की आबादी में ज़बरदस्त इजाफे के साथ, ठीक है ना, ये लिखा था द इंडस्ट्रियल एज, ये कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, सनती दौर के आने, एज एंड द ग्रेट इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के इजाफा होने की बात है। हवा, अच्छा, दर हकीकत सनती दौर के आने और दुनिया की आबादी में ज़बरदस्त इजाफे के साथ हवा को आलूदा करने को हमारी सलाहियत ने, इसे साफ करने की कुदरत की सलाहियत को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एज सनती दौर हो गया, एंड द ग्रेट इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इजाफा, इन वर्ल्ड, दुनिया की आबादी के अंदर, आवर एबिलिटी, हमारी सलाहियत, टू पॉल्यूट, इसको गंदा कर रही है, आलूदा कर रही है, द एयर को बिगेन, शुरू कर दिया है, टू ओवरटेक, करने के लिए, ए नेचर्स एबिलिटी टू प्योरीफाई, यानी जो नेचर एबिलिटी है साफ़ सुथरा करने की, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम, ओवरटेक कर रहे हैं इससे। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पूरा पैसेज पढ़ के एक लफ्ज़ तर्जुमा कर दिया है। इसके सवालत हैं आपके सामने। सवाल नंबर ए में कहते हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑब्लिक फ्रेसिस, फ़िक्रे होते हैं, फ़िक्रात होते हैं, फ्रेसिस, फाइंड वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। मतलब ये कह रहे हैं में मंदरज़ेल अल्फाज या फ़िक्रों में से हर एक के लिए एक जैसे मानी वाले अल्फाज तलाश करें। अब जैसे यहाँ पे दिया है नंबर 1 में, कंप्लीट का से मिलता जुलता मानी वाले अल्फाज तलाश करें। ठीक है, इसके अंदर कहाँ इस्तेमाल किया है कंप्लीटली का, पैरा नंबर 1 के अंदर दिया गया, बता रहा है कंप्लीटली का मिलता जुलता, इंटायरली का लफ्ज़ दिया गया है यहाँ पे, ये नज़र नहीं आ रहा, ऐसे है, ये ऐसे इंटायरली का लफ्ज़ दिया गया है। ठीक है, इसकी यही मीनिंग है इंटायरली की, जो कम्प्लीटली, जब हम सॉल्व करेंगे तो बता देंगे, ये मैंने आपको हल्का सा इशारा दिया है। इसी तरीके से लाइकवाइज एक वर्ड ये है, इसका मिलता जुलता वर्ड इस पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर दिया गया है, वो आपने लिखना है कौन सा वर्ड, इसकी जो मीनिंग, सेम मीनिंग का, मिलती जुलती मीनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया पैराग्राफ नंबर 1 में, वो कौन सा है वो तलाश करके वो हमने इसके आंसर में लिखना है।
इधर टू इंक्रीज और ऐड समथिंग, टू इंक्रीज करना या ऐड करना समथिंग, इससे मिलता जुलता पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर फ्रेज दी गई है, वर्ड दिया गया है, उसको आपने लिखना, वर्ड हो या फ्रेज हो जिससे इससे मिलते जुलते मीनिंग दे रहा हो वो आपने तलाश करके वो लिखना है मीनिंग जवाब में। टू हैव द स्किल, टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, इससे ये जो पूरा आपको फिक्रा दिया है इस फिक्रे से मिलता जुलता मीनिंग दिए पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर वर्ड इस्तेमाल या फ्रेज इस्तेमाल हुई होगी वो ढूंढ के वो आपने आंसर में लिखनी है। इस तरह आपके ये आंसर हो जाएंगे 4 आंसर इस तरह देना है। मैं करूँगा अभी आंसर आपको दूंगा। बी, वाई, बी के अंदर कहना वाई दी, देख लें नज़र आ रहा है सेट वही भी, वाई द एयर अराउंड अस नेवर बीन एंटायरली प्योर, इलस्ट्रेट। अब ये कहते हैं बी के अंदर जो कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द हवा कभी मुकम्मल तौर पर पाक क्यों नहीं रही, मिसाल दें इसकी, ये मिसाल से बताएं। हमारे इर्द गिर्द हवा कभी मुकम्मल तौर पर पाक क्यों नहीं रही, मिसाल दें। फिर सी में ये कहते हैं, सी भी मैं पढ़ देता हूँ, हाउ डज नेचर सिस्टम हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन। इसमें ये कह रहे हैं सी के अंदर के फितरत का निज़ाम माहौल को साफ रखने में किस तरह मदद करता है। फिर डी में कहते हैं विच एरिया वाज फर्स्ट अफेक्टेड एंड व्हाट वर दी कॉन्सिक्वेंसेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डी में कहते हैं सबसे पहले कौन सा इलाका मुतासिर हुआ और इसके नताइज क्या थे। ई में कहते हैं सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, उन्वान होता है फॉर दी अबव पैसेज, ऊपर की इबारत का जो है टाइटल जो है उन्वान जो है या हेडिंग क्या होगी इसकी। इसमें कह रहे हैं ई में मुंदर बाला इबारत के लिए कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ दिया, ट्रांसलेशन कर दिया है। अब मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा अब सॉल्यूशन की तरफ अब आए। अभी तक हमने आपको पेपर से सवाल पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन एक चीज़ समझाई थी, अब हम इसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं आपको। आपके लिए पेपर बहुत स्टडी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेरा इस पेपर को मैंने काफ़ी डिटेल में दे रहा हूँ, आप इसको बार बार देखें, आपको पेपर पास करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलें, ये मेरा आपको पता है चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल है। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें आगे, और लाइक तो करा करें आप, और आगे जो है दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि सब इसकी स्टडी करें, सब तक ये पहुँचे, ताकि अच्छे नंबर लेके सब एग्ज़ाम में पास हो जाएँ। जो ये एग्जामिनेशन पेपर आपको पता है ये 2010 का मैंने अभी दिखा दिया था, पढ़ के सिखाया, बीकॉम पार्ट 1 रेगुलर का। क्वेश्चन नंबर जो है इसका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। सॉल्यूशन नंबर अब हम 1 करने जा रहे हैं, क्योंकि सवालत मैंने पढ़ दिए थे, लेकिन यहाँ भी सॉल्यूशन नंबर 1 ए, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स फ्रेसिस। आंसर है मिलते जुलते माने वाले अल्फाज या जुमले बनाने हैं। पहले का आंसर है हमारा, पहले इन्होंने वर्ड दिया है कम्प्लीटली, मैंने बताया था अभी पढ़ते वक्त, कम्प्लीटली हमने पैराग्राफ नंबर 1 में तलाश करना है इसका मिलता जुलता वर्ड। ये जो हमने कंप्लीट लिखा है वहाँ पैराग्राफ नंबर 1 में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसकी जगह पे, वो एंटायरली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मैंने वहाँ बताया भी, दिखाया भी था। ठीक है, जिसके माने मुकम्मल तौर पर और कंप्लीट के माने भी मुकम्मल तौर पर होते हैं। फिर नंबर 2 में कहा है कि लाइक वाइज का है, ये लाइक वाइज बोला है ना, इसका मिलता जुलता अल्फाज जो है पैराग्राफ नंबर 1 में इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है, वो लिखे आंसर में, वो है सिमिलरली। यानी ये लाइक वाइज के माने भी इसी तरह के होते हैं, सिमिलरली के माने भी इसी तरह के होते हैं, ये वो इस्तेमाल हुआ है। फिर थर्ड में कहा गया है टू इंक्रीज और ऐड समथिंग, ये इन्होंने ये जुमला दिया है, फिक्रा दिया है, फ्रेज दिए, बोला इस फ्रेज से मिलता जुलता अल्फाज पैराग्राफ नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ है, वो लिखें जवाब के अंदर, वो कौन सा वर्ड हुआ है जिसकी यही इसकी माने है कुछ बढ़ाना या शामिल करना। तो हमने पैराग्राफ नंबर 2 को देखा, वहाँ इस जैसी मीनिंग रखता हुआ अल्फाज का कंट्रीब्यूट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शराकत, ताउन, शराकत माने इजाफा करना, कोई अपनी मेहनत से या किसी चीज़ से ताउन करना, ये कंट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ है जो टू इंक्रीज़ और ऐड समथिंग। फिर नंबर आखिरी इसका ए का जो आखिरी सवाल है, ये इसमें सेंटेंस दिया, फ्रेज दिया भी हमें, टू हैव दी स्किल टू डू समथिंग, ये पैराग्राफ नंबर 3 में तलाश करें। इसके माने जो है मैंने पढ़े, कुछ करने की महारत हासिल करना, टू हैव दी स्किल टू डू समथिंग यानी कुछ करने की महारत हासिल करना। अब इस सेंटेंस से मुताल्लिक कोई अल्फाज इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर, वो वर्ड लिखें कौन सा इस्तेमाल हुआ है, वो है एबिलिटी, सलाहियत, कुछ करने की सलाहियत होती, वो इस्तेमाल हुआ। ये आंसर होगा आपके कितने हो गए, एंटायरली पहला आंसर, दूसरा सिमिलरली आंसर हो गया,
तीसरे में आपने कंट्रीब्यूट आंसर देना है, चौथे में आपने एबिलिटी का आंसर देना है। लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया किस तरह आंसर लिखे गए बड़ी डिटेल के अंदर, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, अभी पढ़ के आपको सुनाया था मैंने पेपर से। बी में कहते हैं वाई हैज़ द एयर अराउंड अस नेवर बीन एंटायरली प्योर इलस्ट्रेट, हमारे इर्द गिर्द की हवा मुकम्मल तौर पर पाक क्यों नहीं है, ठीक है ना। वाई हैज़ द एयर अराउंड अस नेवर बीन, कभी भी एंटायरली प्योर, पूरी मुकम्मल तौर पर पाक क्यों नहीं रही है, मिसाल दीजिए। अब इसका मैंने आंसर लिखा है अपना, ये मेरे अपने अल्फाजों के अंदर है आंसर, लेकिन उस पैराग्राफ को समझने के बाद वहीं से अल्फाज लिए हैं, लेकिन थोड़े अपने अल्फाज में चेंज करा है लिखने के तरीके में। आंसर है द एयर अराउंड अस हैज़ नेवर बीन एंटायरली प्योर बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज कंटेन नेचुरल पोल्यूशन और इम्प्योरिटीज़ आपको वहाँ बताया था मैंने जब पढ़ रहा था पेपर। नजासत होती है, पॉल्यूशन आलूदगी होती है, नेचुरल कुदरती होती है, कंटेंट शामिल होता है, ऑलवेज हमेशा, ये सब मैंने बताया था एंटायरली मुकम्मल तौर पर। दिस इम्प्योरिटीज़, ये नजासत या नापाकी इंक्लूड होती है, डस्ट होता है इसके अंदर जो कैरिड को लाता कौन है, बाय द विंड, हवा से आती है, स्मोक धुएं से आती है, फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, जंगल जल रहे होते हैं, फायर्स कॉज बाय लाइटनिंग, ठीक है, फुल फॉर्म। फाइन सॉल्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द सी, गैसेस फ्रॉम डिकेइंग प्लांट लाइफ, एंड गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, आतिफशां का फटना, ठीक है। अब मैं इसने इसकी उर्दू लिखी है जो मैंने अभी आंसर लिखा, ताकि आपको आंसर उर्दू में भी आ जाए। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मैंने बताया ना हो, सब मतलब बताएं। हमारे इर्द गिर्द की हवा कभी भी मुकम्मल तौर पर पाक नहीं रही, क्योंकि इसमें हमेशा कुदरती आलूदगी या नजासत मौजूद रही है। इन नजासत माने नापाकी में हवा से उठने वाली धूल, आसमानी बिजली की वजह से जंगल की आग से निकलने वाला धुआं, समंदर से नमक के बारीक ज़र्रात, पौधों की ज़वाल पजीर ज़िंदगी से निकलने वाली गैसें और आतिफिशां के फटने वाली गैसें और धूल शामिल हैं। जो मैंने आंसर लिखा है उसकी मैंने आपके सामने उर्दू ट्रांसलेशन कर दी, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि टेक्स्ट में मैंने उर्दू में पढ़ के बताया था इंग्लिश के साथ साथ, ये आपको पूरा क्लियर माइंड कर देगा। सी क्वेश्चन है हाउ डस नेचर सिस्टम हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी है आपके लिए। फितरत का निज़ाम माहौल को साफ रखने में किस तरह मदद करता है। हाउ डज नेचर सिस्टम्स हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, क्वेश्चन मार्क। फितरत का निज़ाम माहौल को साफ रखने में किस तरह मदद करता है, ये बात भी सवाल पैसेज में इबारत में डिस्कस की गई है, तो हमने वहीं से लिया है, लेकिन थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे करते हैं सेट करने की जुमला, आंसर उसी में ही होता है। तो मैंने आंसर लिखा नेचर्स सिस्टम हेल्प्स इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन थ्रू सेवरल प्रोसेसेस, फुल स्टॉप, winds mix and spread impurities, while rains and snows wash these impurities to the ground, full stop. Plants play a significant role by absorbing carbon dioxide from the air and releasing fresh oxygen, contributing to the purification process. ये मैंने आंसर अपने अल्फाज में लिख दिया है, उसी पैराग्राफ उसी से लिया है जो पैसेज दिया गया है, ठीक है। इसकी मैंने ट्रांसलेशन लिखी ताकि आपको मतलब भी समझ में आ जाए मैंने क्या लिखा है इसके अंदर, नज़र आ रही होगी आपको, पढ़ दे रहा हूँ। फितरत का निज़ाम कई अमलों के ज़रिए माहौल को साफ़ रखने में मदद करता है। हवाएं घुल मिल कर नजासत फैलाती हैं, जबकि बारिश और बर्फ़बारी इन नजासतों को ज़मीन पर धो देती हैं। पौधे हवा के ज़रिए एक अहम किरदार अदा करते हैं और ताज़ा ऑक्सीजन जारी करते हैं, साफ़ करने के अमल में हिस्सा डालते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 आंसर होगा, सी तक आंसर हो गया है, बट डी और ई आंसर रहेगी। डी पढ़ते हैं, विच एरिया वाज फर्स्ट अफेक्टेड, एंड व्हाट वर दी कॉन्सिक्वेंसेस, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले कौन सा इलाका मुतासिर हुआ और इसके नताइज क्या थे, ये सवाल किया गया आपसे। आपको जब तक सवाल सही तरीके से समझ में नहीं आएगा आप जवाब भी सही तरीके से नहीं दे सकते, इसलिए आप ज़्यादातर मेरे पैसेज को पढ़ें, उसमें बहुत से अल्फाज आएंगे, हो सकता है उनमें से कोई रिपीट हो जाए, और लेकिन आपको लिखने का करने का आइडिया भी अच्छी तरह आ जाएगा।
मेरा आंसर है उसी पैराग्राफ से निकला है, थोड़ी बहुत अपनी तब्दीली करिए ग्रामेटिकली लिखने की जुमले की। द पैसेज डज नॉट एक्सप्लिसिटली mention a specific area that was first affected, full stop. It only states that with the coming of the industrial age and the great increase in world population, human ability to pollute the air began to surpass nature's ability to purify it, full stop. As a consequence, the air quality deteriorated in many parts of the world. ये मैंने लिख दिया, इसकी मैंने जो लिखा है कोई ऐसा वर्ड नहीं है, सब वर्ड बताए जा चुके हैं। पैसेज माने इबारत, इबारत वाज़ा तौर पर किसी मखसूस इलाके का जिक्र नहीं करता जो पहले मुतासिर हुआ था, ठीक है। ये सिर्फ ये बताता है कि सनती दौर के आने और दुनिया की आबादी में ज़बरदस्त इजाफे के साथ हवा को आलूदा करने की फितरत की सलाहियत को पीछे छोड़ने लगी। नतीजे के तौर पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में हवा का मयार बिगड़ गया। ये आंसर इसका, मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा हूँ आपको। तो फिर लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दी अबव पैसेज। दर्ज बाला इबारत का कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। ये मैंने करा है, इसको पढ़ने के बाद अपना तरफ से, नेचर स्ट्रगल अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। नेचर्स स्ट्रगल अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ फितरत की जद्दोजहद। ये मुझे सूटेबल इसका टाइटल लगा है, फ़ज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ फितरत की जद्दोजहद। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पूरे इस पैराग्राफ के सवालात हो चुके हैं ए से ई तक के। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पढ़ रहे हैं। हम इसी लेक्चर में दोनों सवाल मुकम्मल करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इम्तहान आपके करीब है, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है। आप इसको अच्छी तरह देखिएगा अगर अपने स्टडी अच्छी करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बाला इबारत जो सवाल नंबर 1 में दी गई है उसका खुलासा लिखें। ये इसका ट्रांसलेशन है आपकी समझने के लिए। देखिए, आप स्किप करके जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना है, अपना करियर बनाना है, इम्तहान पास करना है। तो आप अच्छी तरह एक लफ्ज़ मैंने बहुत सारे बताए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक मरतबा, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको लेक्चर को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप इसको सुनते सुनते नोट भी करते जाएँ, साथ साथ अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। तो ये मैंने इसकी समरी लिख रहा हूँ, खुलासा लिख रहा हूँ पूरा पैराग्राफ। ये मैंने 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर इसकी मैं ट्रांसलेशन भी आपको कर दूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ तेज़ी से, टाइम तेज़ निकल रहा है। द पैसेज डिस्कसेस द हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स करंट सिचुएशन, फुल स्टॉप। इन द पास्ट, द एयर ऑलवेज contain natural impurities such as dust, smoke, salt particles from the area, and gases from various sources like decaying plants and volcanic eruptions, full stop. However, nature's system, involving wind mixing and spreading impurities, rain and snow washing them to the ground, and plants absorbing carbon dioxide and releasing oxygen, work effectively to keep the relatively clean, full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ, इस समरी का नेक्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 की। The scenario changed with the advent of the industrial age and the rapid increase in the world's population, full stop. Human activities began to pollute the air at a much higher rate than nature could purify it, full stop. The pollution caused by industrialization and pollution growth has started to overwhelm the natural purification processes, leading to an increase in overall air pollution. थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर में, द पैसेज हाईलाइट द हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ नेचुरल impurities in the air and how nature systems manage to
maintain relative cleanliness full stop. However, due to human activities, the air quality has deteriorated significantly in many parts of the world. तो स्टूडेंट ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं इसकी मैं आपको उर्दू बता देता हूँ जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी थी। ठीक, इसमें मैंने कहा था, बताया है तर्जुमे के इसके अंदर। तो उर्दू की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत तो नहीं है आपको, होनी भी नहीं चाहिए, इतना हमने कर दिया है जो है ट्रांसलेशन। तो हम इसको, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल जो है इंग्लिश मास्टर को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें। जितनी जल्दी ये ग्रो होगा उतना ही जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसानी करेंगे। आइंदा आने वालों के लिए भी बहुत आसानी होगी। पूरा कोर्स एक तर्जुमा एक लफ्ज़ के साथ यहाँ मौजूद होगा। अभी चूँकि नया चैनल बना है, जैसे अभी इतना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, जैसे अच्छा रेस्पॉन्स आता जाएगा हम और तेज़ी से लेक्चर बढ़ाते जाएंगे। तो चलते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे। आइंदा इसी सवाल के, इसी पेपर के आगे ग्रामर भी करेंगे हम, आगे दूसरे सवाल जॉब एप्लीकेशन वगैरह वो भी करेंगे। ठीक है, आप इसकी स्टडी करें। शुक्रिया।